नमस्कार दोस्तों, आज मैं हमारे चैनल पर 50वां वीडियो बना रहा हूँ। यह सब आप सबके सपोर्ट के वजह से पॉसिबल हो पाया है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ जुड़िए। तो आज हम रॉकेटरी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए। कहानी शुरू होती है 1994 त्रिवंद्रम केरला से। वहां पर हम नंबी नारायणन के परिवार को देखते हैं। नंबी एक इसरो के साइंटिस्ट है। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीना, बेटा शंकर, बेटी गीता और उसका पति अरुणन है। सब लोग सुबह नाश्ता करके अपने काम पर निकल जाते हैं, पर हम देखते हैं कि पूरा समाज ही नंबी के परिवार के साथ बदसलूकी करता है। मीना शादी में गई होती है, पर उसे वहां से जाने को कहा जाता है। शंकर पर कोई हमला करके उसे मारता है। उसके नाक से खून बहने लगता है। अरुणन के बस पर पत्थरबाजी होती है। गीता कॉलेज गई होती है, पर कोई उसके चेहरे पर कीचड़ फेंक कर निकल जाता है। और नंबी नारायणन मंदिर गए होते हैं, पर पुजारी उसे आरती तक नहीं देते और वहां पुलिस नंबी को मार कर गिरफ्तार करती है। असल में नंबी पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगा होता है। अब अगला सीन 2013 में आते हैं, जहां पर इंडिया ने पहली बार के अटेम्प्ट में ही मंगलयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसमें नंबी नारायण का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे हम नंबी नारायण को देखते हैं। वो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। उनका इंटरव्यू हिंदी फिल्म के सुपरस्टार शाहरुख खान लेते हैं। नंबी जब सेट पर आते हैं तब वो महसूस करते हैं कि सेट के यहाँ काम करने वाले लोग उनके इंटरव्यू में कोई भी दिलचस्पी नहीं रख रहे। तब नंबी शाहरुख को कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि इस तामझाम से कोई तो नतीजा जरूर निकलेगा। शाहरुख को ये बात अजीब लगती है। वो पूछता है कि तो सर, आपको ये अगर अजीब लगता है तो आप यहाँ पर क्यों आए हो? नंबी कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के किसी भी लोगों के साथ हो और गुनहगारों का नाम सामने आए। मुझे मेरे देश के लोगों पर और उनकी नेकी पर भरोसा है। फिर शाहरुख खान नंबी नारायणन को उनके गुरु विक्रम साराभाई की कहानी से शुरुआत करने को कहते हैं और हम 1969 में नंबी नारायण और एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हैं। कलाम का एक एक्सपेरिमेंट फेल होकर ब्लास्ट होता है तो नंबी उन्हें बचा लेते हैं। वहीं पर हम विक्रम साराभाई को देखते हैं, जो कि इसरो के चेयरमैन है। नंबी उन्हें अपने गुरु के साथ पिता के समान मानता है। नंबी साराभाई को एक सरप्राइज करते हुए एक लेटर देता है, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए का होता है, जहां उसे सॉलिड फ्यूल करने का एडमिशन मिला है। नंबी साराभाई को बताता है कि वो यूएस जाकर क्रायोजेनिक इंजन में यूज होने वाले सॉलिड इंजन की बजाय लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने की थीसिस कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि आने वाले दिनों में कमर्शियल सैटेलाइट का मार्केट है। साराभाई नंबी की बातों से खुश होते हैं, पर वो पूछते हैं कि तुम्हें एडमिशन सॉलिड में मिला है तो तुम लिक्विड में थीसिस कैसे करोगे? वो कहता है कि सर, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबी ने पहले से ही तय कर लिया था कि वह प्रिंसटन के एक प्रचलित प्रोफेसर लुइजी क्रोको के अंडर ये लिक्विड प्रपोर्शन के थीसिस कंप्लीट करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि नंबी यूनिवर्सिटी आता है, अपनी पढ़ाई शुरू करता है, पर उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि प्रोफेसर क्रोको कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आए क्योंकि उनकी बीवी बीमार है। फिर नंबी बहुत सोचता है, क्योंकि उसे प्रोफेसर के अंडर ही पढ़ाई करनी थी, तो वो जुगाड़ लगाने के लिए प्रोफेसर के घर चला आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके अंडर ही पढ़ाई करना चाहता है, पर क्रोको उसे इनकार करते हैं। फिर नंबी एक और जुगाड़ सोचते हुए उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उनकी बीवी और उनके घर का पूरा ख्याल रखेंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आखिर क्रोको उसकी डेडिकेशन देखकर उसे हाँ कर देते हैं और नंबी उनके अंडर मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर देता है और साथ ही उनके घर और बीवी को भी संभालता है। अब 3 साल की पढ़ाई 10 महीनों में कंप्लीट करके नंबी क्रोको को भी हैरान करता है। नंबी की मेहनत देखकर क्रोको बहुत खुश होते हैं, एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं, जिससे वह नासा में जाकर जॉब करने लगता है। नासा में ही नंबी की मुलाकात दूसरे साइंटिस्ट बेरी अल्मदेव से होती है, पर हम देखते हैं कि नासा वाले नंबी को बहुत बड़े पैसों का पैकेज देकर उसे यहीं पर परमानेंटली काम करने को बोलते हैं। अगर नंबी इंडिया की इसरो में काम करता तो उसे 1 साल का जो पैकेज होता, नासा वाले उसे 1 महीने में दे रहे थे, पर नंबी नासा का यह ऑफर ठुकरा के अपने देश को चुनता है और वापस इंडिया चला आता है। इस बात से साराभाई बहुत खुश होते हैं, क्योंकि साराभाई जानते थे कि इंडिया का टैलेंट बाहर जाकर खुद को और उनके देश की ग्रोथ कर सकता है, पर अगर वही टैलेंट इंडिया में रहा तो हमारे इंडिया को ग्रोथ करने में मदद मिल सकती है और हिंदुस्तान पूरे देश में उभर सकता है।
फिर साराभाई नंबी को उसकी लिक्विड प्रपोर्शन में रिसर्च जारी रखने को और दूसरे देशों में जाकर लिक्विड बेस्ड फैसिलिटीज को उन्हें समझने को कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि नंबी स्कॉटलैंड आकर रोल्स रॉयस के सीईओ क्लीवर से मिलता है और उनसे उनका रॉयल हाइड्रोलिक सिस्टम मांगता है, क्योंकि इंडिया रॉकेटरी के नजदीक था पर इंडिया के पास अभी भी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो खुद के रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते थे। नंबी की बात से क्लीवर और उसकी वाइफ शॉक होते हैं, क्योंकि नंबी उनके 400 मिलियन पाउंड के कीमत के इक्विपमेंट मांग रहा था। पर क्लीवर इंडिया और वहां के लोग जैसे जमशेद टाटा से प्रभावित था, तो वो नंबी को ये इक्विपमेंट फ्री में देने के लिए तैयार होता है। पर क्लीवर एक दिक्कत बताते हुए कहता है कि नंबी तुम्हें मैं इक्विपमेंट दे तो दूंगा, पर ये इक्विपमेंट तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए खुद मैनेज करना पड़ेगा। नंबी ये सुनकर बहुत खुश होता है, उनको गले लगाकर कहता है कि ट्रांसफर का मैं देख लूंगा। फिर नंबी साराभाई से कहकर ये इक्विपमेंट इंडिया लाकर टेस्टिंग करता है, पर हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन फेल हो जाता है। पर साराभाई नंबी का ये डेडिकेशन देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि विक्रम साराभाई की मौत हो जाती है। नंबी अपने गुरु की जाने से बहुत टूट जाता है, पर वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपना काम जारी रखता है। साराभाई के जाने के बाद इसरो के चेयरमैन सतीश धवन बनते हैं। एक दिन नंबी उन्हें फ्रांस से किए गए डील का लेटर देता है। असल में फ्रांस उनका आयन रॉकेट के लिए फ्यूल इंजन तैयार कर रहा है, तो उन्हें कई सारे साइंटिस्टों की जरूरत थी। तो नंबी का प्लान होता है कि वह फ्रांस को हमारे काबिल साइंटिस्ट देगा और बदले में फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी उनसे सीख लेगा। इस बात से सतीश बहुत खुश होते हैं। फिर नंबी इंडिया के 52 साइंटिस्ट को बुलाकर उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाता है और साथ ही में उन्हें बताता है कि हम फ्रांस से उनका लिक्विड इंजन सीखने जा रहे हैं, इसीलिए हमें फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, पर वहां पर किसी को भी मालूम न हो कि हमें फ्रेंच आती है, क्योंकि हम एक मिशन पर जा रहे हैं। इसी बीच सावधानी से हमें काम करना होगा। फिर वो 52 साइंटिस्टों के साथ फ्रांस के वर्नन शहर आता है। अब नंबी अपने साइंटिस्ट को बताता है कि हमें यहाँ के हर डिपार्टमेंट में डिवाइड होकर यहाँ की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा, पर हम देखते हैं कि फ्रांस के साइंटिस्ट उन्हें यह करने से इनकार करते हैं और उन्हें आरसीडी डिपार्टमेंट में जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ फ्रांस के साइंटिस्ट ही जा सकते थे। तब नंबी को यहाँ के वाइकिन इंजन में एक प्रॉब्लम नजर आती है, जो कि इंजन की अपर स्टेबिलिटी लो होती है। फिर वो ये बात साइंटिस्ट मिशेल को बता देता है। तब मिशेल को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी लो है। फिर हम देखते हैं कि नंबी वाइकिन इंजन स्टेबिलिटी लो है ये प्रूव करके दिखा देता है, जिससे मिशेल को उसकी गलती समझ आती है। तब वो उसे इस प्रॉब्लम को ठीक करने को रिक्वेस्ट करती है, पर नंबी कहता है कि मिशेल ये काम करने के लिए मेरे लोगों को आरसीडी के डिपार्टमेंट में डिवाइड करना होगा, जो कि अभी तक तुमने हमें परमिशन नहीं दी है। आखिर मिशेल नंबी की बात मानती है और नंबी का यह प्लान कामयाब होता है। तब नंबी इंडिया से उन्नी नाम के साइंटिस्ट को बुलाता है, जो कि इस काम को एक्सपर्ट था और साथ ही वो इंजन का अच्छी तरह से स्टडी कर सकता था। उन्नी यहाँ आके पूरे सिस्टम को स्टडी करने लगता है। उसी बीच उन्नी के ससुर का नंबी को कॉल आता है। वो बताते हैं कि उन्नी की बेटी का देहांत हुआ है और वो उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे वापस भेज दीजिए। और हम देखते हैं कि नंबी ये बात उन्नी को नहीं बताता, क्योंकि अगर उन्नी यहाँ से चला गया तो रॉकेटरी के लिक्विड इंजन बनाने का देश का सपना अधूरा रह जाएगा। तब वो उन्नी का सच अपने अंदर ही छुपा देता है। फिर हम देखते हैं कि उन्नी अपना काम करके मिशेल और सबको इंजन की स्टेबिलिटी मार्जिन करेक्ट करके सबको चौंका देता है, साथ ही पूरी टेक्नोलॉजी भी सीख लेता है। इस खुशी में सब नाच रहे होते हैं। तभी उन्नी के घर से वापस कॉल आता है। आखिर उसे उसकी बेटी के बारे में पता चलता है। तब वो नंबी पर बहुत नाराज होता है। नंबी उसे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि दोबारा कभी मत मिलना, और यहाँ से चला जाता है। आखिर नंबी ने उन्नी की तरफ बड़ी बेरहमी दिखाई थी, पर सिर्फ अपने देश के लिए। फिर हम देखते हैं कि फ्रांस में पूरी डिटेलिंग से काम करने पर नंबी अपने साथियों के साथ वापस इंडिया आता है और 8 साल बाद एक लिक्विड इंजन बना देता है। ये इंजन बनाने के लिए नंबी को सरकार ने 1 करोड़ रुपए सैंक्शन दिया था, पर उसने 60 लाख में यह बना दिया। पर इंजन को टेस्ट करने के लिए इंडिया के पास फंड नहीं थे, क्योंकि टेस्ट स्टैंड की कीमत 100 करोड़ थी और उस टेस्टिंग के लिए नंबी वापस फ्रांस चला जाता है। उस इंजन को 135 सेकंड तक उसका फायर खींचना था। अगर वो ऐसा करेगा तो परफेक्टली काम करेगा, पर ये इंजन 135 से आगे 180 तक फायर खींचता है और वो इंजन परफेक्टली काम करता है, जिससे फ्रांस के साइंटिस्ट भी नंबी पर प्राउड फील करते हैं। और इसी के बाद नंबी ने इस लिक्विड इंजन को साराभाई के नाम पर विक्रम नाम देता है और तभी से विक्रम इंजन ने इसरो के रॉकेट इंजन में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज तक विक्रम इंजन कभी भी फेल नहीं हुआ। पर नंबी यहाँ तक नहीं रुका, अब इसकी नजर क्रायोजेनिक इंजन बनाने पर थी, क्योंकि वो जानता था कि इंडिया कितने भी सॉलिड और लिक्विड इंजन बनाए, लेकिन बगैर क्रायोजेनिक इंजन के इंडिया सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बाहरी सैटेलाइट को स्पेस तक लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की ही जरूरत पड़ती थी। और इसी बीच नंबी को क्रायोजेनिक इंजन का हेड भी बनाया गया। पर हम देखते हैं कि उस इंजन को बनाने के लिए नंबी के पास टाइम नहीं था। तब वो डिसाइड करता है कि वो इंजन और टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से इंपोर्ट करेगा जिनके पास वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो उसके लिए टेंडर निकालता है। उसमें कई सारे देश शामिल होते हैं। अमेरिका और फ्रांस के इंजन की प्राइस बहुत थी, इसलिए इंडिया वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। और उसी बीच रशिया भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करता है और उसकी प्राइस फ्रांस और अमेरिका से बहुत कम थी। पर नंबी जानता था कि रशिया की इकोनॉमी डूब रही है, पर उनके पास एक केवीडी इंजन था और उसके साथ 252 भी इंजन थे। और हम देखते हैं कि इस डील के लिए रशिया से यूरी और एलिजाबेथ आते हैं। नंबी उनसे 4 इंजन और उसी के साथ उनकी टेक्नोलॉजी मांगता है और ये भी बताता है कि उसे पता है कि उनके पास 252 इंजन है। तब यूरी और एलिजाबेथ नंबी के डील के लिए मान जाते हैं और सस्ते प्राइस में नंबी को रशिया से डील मिल जाती है। फिर नंबी यूरोप जाकर उनसे ऑफिशियल ये डील फाइनल करता है और इसी की खुशी में वो लोग पार्टी रखते हैं। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेरी है और वो नंबी के साथ नासा में काम करता था और वो फ्रांस के वक्त भी नंबी के साथ काम करने आया था और अब वो यहाँ पर भी आया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने बेरी को नंबी का पीछा करने के लिए लगा दिया हो। बेरी नंबी से मिलता है, उसे पूछता है कि तुमने नासा का ऑफर क्यों ठुकराया था। नंबी उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह कहता है कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ काम करने आया हूँ और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और यूरी नंबी को बताते हैं कि इमरजेंसी आई है। अमेरिका को पता चला है कि रशिया इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन बेच रहा है, तो अमेरिका ने रशिया पर दबाव डाला है, हमें इंजन देने से मना किया है और इसलिए हम आपको इंजन तो देंगे पर उसकी शिपमेंट नहीं कर पाएंगे। एलिजाबेथ कहती है कि मैं सिर्फ रशिया के अंदर कहीं पर भी डिलीवरी कर सकती हूँ पर रशिया के बाहर नहीं कर पाऊंगी। फिर नंबी डिलीवरी की जिम्मेदारी खुद पर लेता है और इसरो के चेयरमैन को कॉल करके अरेंजमेंट करने को बोलता है और उसमें ओरल एयरलाइंस के लिए 90 लाख रुपए का फंड मांगता है। फिर चेयरमैन एपीजे अब्दुल कलाम से कहकर पीएमओ ऑफिस से फंड मंगवाता है। हम देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भी नंबी की मदद करने के लिए खुशी महसूस करते हैं। अब नंबी को एक और दिक्कत होती है क्योंकि अमेरिका रशिया और इंडिया के फ्लाइट पर नजर रख रहा था। तब वो प्लान करता है कि इंजन के पार्ट को अलग अलग करके उनको वोडका के क्रेट्स में रखकर फ्लाइट को पाकिस्तान कराची लेकर जाएगा और वहां से इंडिया, क्योंकि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान पर सर्च नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान रशिया के एयरक्राफ्ट पर सर्च करेगा। फिर नंबी 2 इंजन को डिसमेंटल करके उन्हें पैक करता है। तभी एलिजाबेथ उसे आकर बताती है कि हमें अभी निकलना होगा क्योंकि अमेरिका को हमारी इंफॉर्मेशन मिली है, तो वह हमें पकड़ने कभी भी आ सकते हैं। और आखिर नंबी को एलिजाबेथ की बात माननी पड़ती है और 2 इंजन के पार्ट्स को लेकर इंडिया चला आता है और बाकी के बचे पार्ट को वही छोड़ देता है क्योंकि एलिजाबेथ उसे वादा करती है कि उसके जाने के बाद वो बाकी के पार्ट भेज देगी। फिर नंबी इंडिया आकर इंजन को जितना हो सके एक्सेंबल करने की कोशिश करता है और बिना गाइडेंस के 3 सालों तक नंबी की कोशिश जारी रहती है। फिर आगे हम पहले वाला सीन देखते हैं जहाँ पर नंबी पर रॉकेट के सीक्रेट पाकिस्तान को बेचने का इल्जाम लगा है, जिसके वजह से पूरा देश उसे देशद्रोही मान रहा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके एक गेस्ट हाउस पर रखा होता है और कुछ लोग आकर नंबी को बुरी तरह से मारते हैं और उसे कबूल करने को कहते हैं कि मालदीव की एक औरत के साथ नंबी के संबंध थे और उसने उस औरत के जरिए पाकिस्तान को रॉकेट के सीक्रेट भेजे हैं। पर हम देखते हैं कि नंबी को इतना टॉर्चर करने के बाद भी नंबी ये कबूल करने से इनकार करता है। फिर नंबी का केस सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई ऑफिसर नायर नंबी से मिलने आता है और साथ में इस केस से जुड़े 5 लोगों को लेकर आता है। नायर मरियम नाम की औरत से पूछताछ करता है कि तुम इस इंस्पेक्टर गोपाल को जानती हो क्या। ये औरत वही है जिसे कहा गया कि नंबी के साथ उसका संबंध था। वो बताती है कि पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल ने उसे फंसाया है। गोपाल ने बेरहमी से उसके प्राइवेट पार्ट में बर्फ डाला और उसे बहुत टॉर्चर किया। मरियम की फ्रेंड भी बताती है कि गोपाल ने उसे धमकी दी कि वो उसके बच्चे के सामने उसका रेप करेगा। इस बात से गोपाल बौखला जाता है, उन्हें डराने लगता है और वहां से चला जाता है। मरियम नंबी से माफी मांगते हुए कहती है कि आपका नाम इस केस में लेने के लिए मुझे धमकाया गया है और वहां से चली जाती है। फिर
नायर नंबी से पूछता है कि पुलिस ने तुम्हें थर्ड डिग्री दिया क्या, और आपका केस तो सीबीआई के पास आया था, तब आपसे ये सवाल जवाब क्यों पूछे गए। तब नंबी हंसते हुए कहता है कि मुझे यहाँ सवाल जवाब नहीं, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसे स्वीकार करने के लिए बुलाया गया था। कुछ लोग मेरे पास आए, मुझे गिरफ्तार किया और इस औरत के साथ मेरे संबंध थे ये मुझे एक्सेप्ट करने को कहा। मैंने अपने देश के रॉकेटरी सीक्रेट पाकिस्तान को बेचे, जिसके बदले में मुझे 90 लाख US$ दिए गए, और ये डील एक मद्रास के एक होटल में 24 तारीख को हुई। पर ये सब झूठ है। जो टेक्नोलॉजी अभी इस देश के पास है ही नहीं वो मैं पाकिस्तान को कैसे बेच सकता हूँ। और जो रॉकेटरी डिजाइन की बात है ये तो किसी भी बुक स्टोर या लाइब्रेरी में 200 रुपए में मिल सकती है। इसके साथ कोई रॉकेट इंजन बना नहीं सकते। 3 साल 52 साइंटिस्टों को फ्रांस में खास ट्रेनिंग के बावजूद हम लिक्विड इंजन बनाने के लिए 16 साल लगे हैं, और मैं इन औरतों को जिंदगी में कभी नहीं मिला, और मैं 24 तारीख को इसरो के त्रिवेंद्रम में था। नायर पूछते हैं कि अगर आप बेगुनाह है तो आपके साथ इसरो में काम करने वाले लोगों में से कोई भी आपका साथ क्यों नहीं दे रहा। नंबी हंसते हुए कहता है कि पता नहीं सर, ये साइंटिस्ट होते ही ऐसे है, विचित्र से है। हम जब रॉकेट फेल होता है ना तो रिएक्ट करना जानते हैं, पर अगर इंसान फेल हो जाए तो कैसे रिएक्ट करना है ये हम नहीं जानते। नंबी की बातों पर नायर को सच्चाई नजर आती है। फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब हम देखते हैं कि नंबी से मिलने उन्नी आता है। नंबी उसे देखकर हंसता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, क्या तुम मेरी हालत पर तरस खाने आए हो। इन लोगों ने मुझे खड़ा होने तक भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत मारा है। यह देखकर उन्नी के आंखों में आंसू आते हैं। वो कहता है कि तुझे लगता होगा कि यह सिर्फ तू ही देश के बारे में सोचता है, तो तू गलत है। मैं तो तुझे माफ नहीं करूंगा, पर यह नहीं मान सकता कि तू देशद्रोही है। और उन्नी उसे हौसला देते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो जाए ये उन्नी तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अब नायर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके सीबीआई के सीनियर ऑफिसर्स को बताता है कि नंबी बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है। इस केस में 5 लोगों पर शक था। राजशेखर जो कि एक ग्लाउकोस्मोस एजेंट है, सुंदर जो कि इसरो में ही क्रायोजेनिक इंजन डिपार्टमेंट में सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट है, फौजिया हसन मालदीव की रहने वाली है जो कि अपने बेटी का स्कूल एडमिशन कराने के लिए मरियम रशीदा के साथ इंडिया आई थी, और LD गोपाल केरला पुलिस। गोपाल के इन औरतों के साथ कुछ फेवर थे। इन 5 को ही एक दूसरे के कनेक्शन के बारे में पता था। केरला के लोकल न्यूज़पेपर में गोपाल की करतूतों पर आर्टिकल छिपे गए हैं, और इस स्कैंडल को केरला पुलिस सुधारने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी IB वालों ने ही नंबी को गिरफ्तार किया और उसे बहुत टॉर्चर किया, और आखिर में केरला के पॉलिटिक्स बीच में शामिल थे। इन सब का एक ही रिजल्ट निकलता है, इस केस का ना सर है ना पैर। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो देशद्रोही, स्पाई एजेंट बनना, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भेजना, इन सारी बातों में भी नंबी और इन 5 लोगों का कोई संबंध नहीं है। पर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का कहना है कि नंबी मरियम को 24 जनवरी मद्रास के एक होटल में मिला था और उसने पाकिस्तान से ये डील दी थी। पर उस दिन नंबी इसरो में नहीं त्रिवेंद्रम में था, और नंबी को मरियम पहली बार मेरे सामने जेल में मिली थी। इस केस में एक और कड़ी है जो कि इसरो से है। भारत ने अपना पहला सेंसेशन सैटेलाइट लॉन्च किया और दुनिया को चौंकाया। इसके वजह से इंडिया की जड़ें सैटेलाइट इंडस्ट्री में मजबूत हुई। पर कुछ वक्त पहले इंडिया ने रशिया से क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, जिसकी वजह से इंडिया में सबसे सस्ते दामों ने सैटेलाइट लॉन्च कर सका, और अमेरिका ने इसे रोकना चाहा पर वो नाकामयाब रहे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि तीनों साइंटिस्ट क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट से ही थे, और कहीं ये साजिश तो नहीं है कि इसरो को कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट में दूर रखा जाए। और इन सारी चीजों में सिर्फ नंबी को ही फंसाया गया है, क्योंकि अगर नंबी को $900 मिले होते तो वो इतने सिंपल तरीके से कैसे रह सकता था। उनका पूरा परिवार सेल्फ रिस्पेक्ट से जीता है। सीनियर कहते हैं कि अगर ये सारी बातें सच है और नंबी इनोसेंट है तो कौन है जो उसे फंसा रहा है। नायर कहता है कि सर मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। अब कोर्ट में कई पेशी और 50 दिन जेल में काटने के बाद नंबी को रिहा किया जाता है। नंबी घर तो आ जाता है पर मीना की तबीयत बिगड़ जाती है। समाज के हर रोज के ठोकरों के वजह से मीना पर पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। लोग नंबी के परिवार के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं। यहाँ नंबी का केस जारी रहता है पर नंबी फिर से क्रायोजेनिक इंजन पर काम करना शुरू करता है। इसमें उसके दोस्त साथ देते हैं, पर नंबी को पता चलता है कि रशिया से बाकी 2 इंजन अभी तक नहीं आए। एलिजाबेथ ने जो वादा किया था उसने वो नहीं निभाया। सब लोग परेशान होते हैं। नंबी का क्रायोजेनिक इंजन का सपना भी टूट जाता है। तभी अरुणन उसे हौसला देते हुए कहता है कि हमारे सॉलिड और लिक्विड इंजन में इतना पावर है कि हम बिना किसी क्रायोजेनिक इंजन
इंजन के देसी तरीके से हमारे रॉकेट स्पेस में भेज सकते हैं। आज भी विकास इंजन 180 तक फायर दे सकता है और किसी भी तरह से उस पर प्रेशर थोड़ा और बढ़ाएंगे तो मंगलयान पर हम सैटेलाइट जरूर पहुंचा देंगे। अरुणन की बातों से नंबी और बाकी सब में जोश भरता है और वो वापस काम पे जुट जाते हैं और इसी के साथ अरुणन को मंगल मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया जाता है और इसरो विकास इंजन की मदद से पहले ही अटेम्प्ट में सफलतापूर्वक मार्स पर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ नंबी नारायणन का संघर्ष चल रहा था। आखिर 4 साल 75 कोर्ट हेयरिंग 3 लॉयर और 5 पिटीशन करने के बाद नंबी नारायण का केस क्लोज हो जाता है। इस बात से नंबी और पूरा परिवार रो पड़ता है। नंबी मीना को शुक्रिया करता है क्योंकि इतने कठिन परिस्थितियों में भी उसने और उसने परिवार ने उसका साथ नहीं छोड़ा। अब प्रेजेंट में शाहरुख बताते हैं कि नंबी सर को कानून के तरफ से 1 करोड़ मुआवजा मिलना था पर उन्हें सिर्फ 10 लाख ही मिला। शाहरुख नंबी से पूछते हैं कि सर आपको ये मुआवजा आज भी क्या मायने रखता है क्या? नंबी कहते हैं कि हो सकता है मैं बूढ़ा हुआ हूँ, कमजोर हुआ हूँ, उन पैसों को खर्च करने की ताकत नहीं है, पर मुझे उस मुआवजे का पाई पाई चाहिए क्योंकि जब तक पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक शक की गुंजाइश रहेगी कि मैं शायद देशद्रोही था और इतना कुछ खोने के बाद ये मुझे मंजूर नहीं है और अब तो मैं अपने लिए लड़ भी नहीं रहा। मेरी तरह कितने लोग हैं जिन्हें देशभक्ति के लिए शिकार बनाया जा रहा है, मैं उनके लिए लड़ूंगा और अंत तक लड़ता रहूंगा। नंबी नारायणन की कहानी से शाहरुख का दिल भी भर जाता है। वो अपने घुटनों पर जाकर उनसे पूरे देश की तरफ से माफी मांगता है और हम देखते हैं कि बाकी जो क्रू मेंबर थे जो पहले नंबी नारायण की कहानी जानने में दिलचस्पी नहीं रखते थे पर वो उन सारे लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। फिर हम रियल नंबी नारायणन को देखते हैं। वो बस शाहरुख को नहीं पूरे देश से कहते हैं कि मैं तो माफ नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं निर्दोष हूँ तो कोई ना कोई दोषी जरूर है और इन सब के सवालों के जवाब जानना भी जरूरी है क्योंकि कोई भी देश महान नहीं हो सकता जब तक कि उसे महान बनाने वालों की कदर नहीं की जाती। और हो सकता है कि कुछ लोगों के वजह से मैं गुनहगार बन गया पर कई लोगों के वजह से मैं बेगुनाह भी हो गया हूँ और इसलिए मुझे इस देश के लोगों की नेकी पर और देश की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। और नंबी नारायणन सबसे जय हिंद कहकर हाथ जोड़कर स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं। आगे हम बेरी को देखते हैं जो कि नंबी के साथ नासा में था और वो एक बड़ी सी गाड़ी लेकर निकल जाता है और यहाँ नंबी एक स्कूटर पर सवार होकर जाता है और आखिरी में नंबी नारायण को भारत के तीसरे सबसे बड़े अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। रॉकेटरी मुझे तो बेहद पसंद आई है। पहले तो मैं आप सबको बता दूं आर माधवन जी ने ही इसे डायरेक्ट किया है और साथ ही एक्ट भी किया है। यह मूवी इतनी अच्छी तरह से हम सबको दर्शाने के लिए आर माधवन को बहुत बड़ा थैंक यू। उन्हीं के वजह से हम नंबी नारायण जैसे काबिल साइंटिस्ट के स्ट्रगल के बारे में जान पाए। सच झूठ जो भी हो पर इंडिया का टैलेंट पूरी दुनिया पर वर्चस्व कर सकता है पर हमारे देश के पॉलिटिशियन और लोगों को भी मिलकर हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर्स बाकी सबका हौसला बढ़ाना चाहिए। विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, नंबी नारायणन और भी कई सारे काबिल लोगों के वजह से हम स्पेस तक पहुंच पाए। सच कहा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं जिसके वजह से हमारे कई काबिल लोग दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं और उनके देशों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे काबिल लोगों को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया गया तो इंडिया और भी आगे ग्रोथ कर सकता है। साइंटिस्ट नंबी नारायणन के योगदान ने हमारे देश को मार्स तक पहुंचाया है। फिल्म के सारे एक्टरों ने बेहद अच्छी तरह से काम किया है। आर माधवन सर ने तो नंबी सर को हूबहू निभाया है। लास्ट के सीन में हम नंबी नारायणन को देखते हैं जो कि उनकी पूरी स्पीच थी वो बेहद ही दिल छूने वाली थी। लास्ट में हमने देखा कि नासा का एक साइंटिस्ट बैरी एक बहुत बड़ी आलीशान लाइफ जीता है और उनसे काबिल हमारे देश के साइंटिस्ट एक स्कूटर पर जाते हैं और पूरे देश के सामने उन्हें देशद्रोही करार कर दिया जाता है। यह फिल्म हमारे पॉलिटिशियन और हमारे लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे जैसे इतने काबिल साइंटिस्ट की क्या हालत इस देश में होती है। आपको रॉकेटरी मूवी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।